नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सच में हमारे साथ कनाडा से वरिष्ठ संपादक डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हैं। राकेश जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। आप विदेश यात्रा पर हैं और उसमें से थोड़ा समय चोरी करके लेना है हमें, हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हमारे विश्व गुरु, हालांकि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने तो जो कहा है वो उनको चुभन हुई होगी, तो वो तो उनको विश्व में तो कोई पूछता नहीं है, मगर यहां पर तमिलनाडु और विशेष रूप से वेस्ट बंगाल को जीतना है और वहां के शासन में जो लोग हैं वो सब भ्रष्ट हैं, वो गुंडे हैं, ये सब वो भाषण में कहते हैं। मेरे ख्याल से एक प्रधानमंत्री को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, ये मुझे तो उचित नहीं लगता है। और मेरे ख्याल से अगले यानी पिछले जो जितने प्रधानमंत्री हुए उन्होंने ऐसी भाषा कभी इस्तेमाल नहीं की होगी, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। ये जनाब अभी टीएमसी के गुंडों को बता रहे थे, आदेश दे रहे थे कि आखिरी मौका दे रहा हूं, 23 और 29 अप्रैल के पहले आप है ना वो हाजिरी लगा देवे अपने पुलिस थाने में, वरना कोई भी बच नहीं पाएगा 4 मई को। यानी लोगों को, यानी पूरे बंगाल को वो धमकी दे रहे हैं जैसे कि अभी से वो शासन पे आ गए। और दूसरा, पहलगाम आतंकी घटना के ये 1 साल पूरा हुआ है, उसमें तो वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, अभी कोई आतंकी घटना नहीं होगी ये कह रहे हैं, अभी नक्सलवाद खत्म हो गया ये अपने गृह मंत्री कह रहे थे, अभी और भी मुदत बढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल से जब दुनिया में विश्व पूरा युद्ध की ओर देख रहा है, वहां पर कोई इनको तवज्जो नहीं दे रहा है और ये अपने चुनावी झमेलों में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको हर राज्य में अपनी सरकार चाहिए। वो कांग्रेसी भ्रष्ट हैं, टीएमसी वाले भ्रष्ट हैं, कांग्रेसी गुंडे हैं, टीएमसी वाले गुंडे हैं, डीएमके वाले गुंडे हैं, डीएमके वाले भ्रष्टाचारी हैं। मगर उनमें से जो लोग हमारे साथ आ जाएं, शुभेंदु अधिकारी आ जाएं, तो हम विपक्ष का नेता बना देंगे और पवित्र बना देंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा आ जाएंगे तो हम उनको नॉर्थ ईस्ट का चार्ज दे देंगे। सर, हम तो चाहेंगे कि आप, जब युद्ध का माहौल है, आप तो युद्ध विशेषज्ञ हैं, तो हम तो चाहते थे कि युद्ध पर बात करें, मगर हमें जब विश्व में युद्ध की बात हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, संकट हमारे सर पर मंडरा रहा है, और ऐसे वक्त में हमारे महान नेता वो चुनावी सभाओं में और रोड शो करने में व्यस्त है, शायद उसी में मस्त रहते हैं। तो साहब, आज हम आपका विश्लेषण सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी उसके लिए उत्सुक हैं। राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और विदेश में होते हुए भी मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। वंस ए जर्नलिस्ट इज ऑलवेज ए जर्नलिस्ट। हम तो पत्रकार हैं सर, हमेशा अपने फर्ज पर तैनात रहते हैं। हमारी खुशकिस्मती है आपसे बात करना। देखिए सर, इस वक्त जो देश के हालात हैं, प्रधानमंत्री की जो प्राथमिकताएं हैं वो बहुत स्पष्ट हैं। देश और दुनिया में भारत किस हाल में खड़ा है उससे प्रधानमंत्री को कोई लेना देना नहीं है। उनकी प्रायोरिटी, उनकी प्राथमिकता सिर्फ चुनाव जीतना है। आपने उनके एक भाषण का जिक्र किया, थाने में हाजिरी लगाने वाला। सर, देखा जाए तो ये एक हेड मुहर्रिर का काम है, थाने के किसी दीवान का काम है कि वो अपनी बीट के गुंडों से कहे कि समय पर थाने में हाजिरी लगा दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और वो भी उन लोगों के लिए कहा जाता है जो निगरानी बदमाश हो, जिनके लिए ये पाबंदी हो कि उन्हें हर दिन थाने में हाजिरी लगानी है। वरना हर गुंडे, हर अपराधी के लिए भी जरूरी नहीं होता कि वो थाने में हर दिन हाजिरी लगाए। लेकिन देश का प्रधानमंत्री थाने के दीवान की तरह गुंडों को चुनौती दे रहा है, धमकी दे रहा है। चुनौती भी नहीं, शुद्ध धमकी है कि थाने में हाजिरी लगा दें वरना खैर नहीं। इसके बाद सर, कल गृह मंत्री अमित शाह का भी एक बयान आ गया है। वे कह रहे हैं 4 मई के बाद उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। पश्चिम बंगाल के टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। ये भाषा है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की
कैसा अभागा देश है सर। जिन पदों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर इन्हीं की पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सुसंस्कृत सभ्य लोग रहे हैं, उन दोनों पदों पर इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले लोग बैठे हैं। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद टीएमसी के सांसदों ने गृह मंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो अपने आप में हमारे लोकतांत्रिक निजाम पर, हमारी व्यवस्था पर एक दाग है। महुआ ने लिखा है वंस ए गुंडा इज ऑलवेज ए गुंडा। कीर्ति आजाद ने लिखा, परिवार नहीं कहते हैं अमित शाह को, जी कभी थे ऐसा कहते हैं, अब बिल्कुल, ऑनरेबल हो गए, अब ऑनरेबल हो गए। और कीर्ति आजाद ने लिखा है सड़क छाप लफंगा। सर कितने दुख की बात है कि ये नौबत आई ही क्यों कि देश के गृह मंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बंगाल चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए जीवन मरण का प्रश्न है सर, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। देश के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि देश के 5 अर्धसैनिक बलों के मुखिया किसी राज्य की राजधानी में पहुंचे हो चुनाव के वक्त। 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनके डीजीज ने कलकत्ता में बैठक की है। अब तैनाती का आंकड़ा सुन लीजिए सर, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। सैकड़ों कंपनियां वहां तैनात हैं, जिनकी कुल संख्या जवानों की 2.5 लाख है सर। 2.5 लाख जवान पहली बार किसी राज्य में चुनाव में तैनात किए गए। और वे किस तरह काम कर रहे हैं, एक पार्टी के इशारे पर किस तरह लोगों को धमका रहे हैं, इसके कई वीडियो सामने आ चुके हैं। दूसरा, टीएमसी का मीडिया मैनेजमेंट का काम करने वाली, प्लानिंग करने वाली एक कंपनी है आईपैक। पहले तो चुनाव से थोड़े दिनों पहले ही उस पर छापा पड़ा, उसके मुख्यालय पर ईडी का। ममता बनर्जी पहुंच गई, फाइल उठा लाई, मामला अदालत में है। अभी मतदान से 48 या 72 घंटे पहले उसके दफ्तर पर ताला ही डाल दिया गया। तीसरा, चुनाव आयोग की भूमिका। पहले तो लाखों लोगों के नाम हटा दिए गए, फिर जैसे तैसे कुछ शामिल किए, फिर न्यायाधिकरण स्थापित कर दिए कि हर जिले में एक न्यायाधीश बैठेगा, वो फरियाद सुनेगा जिनके नाम कटे उनकी। उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में फिर ममता बनर्जी खुद गई, बहस हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लाख लोगों के नाम शामिल करने का आदेश दे दिया है। कैसे कैसे फरमान जारी किए जा रहे हैं सर। एक ताजा फरमान कल रात का आपको सुनाता हूं। पश्चिम बंगाल में निर्वाचन अधिकारियों ने यह फरमान जारी किया है कि अगर कोई आपके घर में, आपकी मल्टी में, आपकी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में कोई भी व्यक्ति जो वहां का वोटर नहीं है, वो अगले मतदान तक वहां नहीं रह सकता। अब इसको प्रैक्टिकली समझिए सर। एक व्यक्ति है जो कोलकाता में है, उसकी पत्नी गुजरात की रहने वाली है, महाराष्ट्र की रहने वाली है। अभी उसकी शादी हुई है 6 महीने पहले। अभी उसने अपना वोटर लिस्ट में नाम नहीं बदलवाया, महाराष्ट्र या गुजरात से कटवा के कोलकाता की वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है। लेकिन इस फरमान के चलते पत्नी भी अपने पति के घर में नहीं रह सकती सर, मतदान तक। मतलब किस तरह का पागलपन है सर, क्या सिरफिरापन है। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, देश के अनेक ऐसे राज्य हैं जहां कामकाजी लोग रहते हैं, जैसे हाउस हेल्प हैं, घरेलू सहायक हैं, मजदूर हैं। उन्होंने अपने नाम वोटर लिस्ट में से नहीं हटवाए अपने अपने राज्यों में से। तो अब वे कहां जाएंगे सर मतदान होने तक? अपने घर में भी नहीं रह पाएंगे। और ये व्यवस्था उस जगह के लिए लागू की गई है जहां पर मतदान केंद्र स्थापित है। मान लीजिए कोई हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, कोई सोसाइटी है, मल्टी स्टोरीज का कोई कॉम्प्लेक्स है, वहां अगर मतदान केंद्र है तो ऐसा व्यक्ति वहां नहीं रह सकता अपने भी घर में जो वहां का मतदाता नहीं है। तो आप बताइए सर, वो पति या पत्नी कोई भी, या उसके यहाँ कोई मेहमान आया है, गमी हो गई है, कोई शोक का अवसर है, सही बात, 13वीं है सर, मतदान के दिन ही या अगले दिन रिश्तेदार घर में रुके हुए हैं, मतदाता नहीं है, लेकिन वे घर में नहीं रह सकते। ये सारा
ये सारी बेचैनी ये बता रही है कि मोदी शाह बंगाल को हर कीमत पर जीतना चाहते हैं। साम दाम दंड भेद, धमकी से, मतदाताओं को डरा धमका कर, मतदाताओं के नाम काट कर, और ये चीज तो प्रमाणित हो चुकी है सर। कई सारी खोजी वेबसाइट और पत्रकारों ने साबित कर दिया है कि जितने नाम बंगाल में कटे हैं उनमें ज्यादातर मुसलमानों के नाम है, और वो ये सोचकर काटे गए हैं कि मुसलमान ममता बनर्जी का वोटर है। और आपने ठीक कहा कि बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है। शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंता विश्व शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कोई भी हो, बीजेपी में शामिल होते ही एकदम पाक साफ हो जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल इस समय बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह को जवाब देने का मन बना चुका है। मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत दूर बैठा हूं, लेकिन जो लोगों से वहां बातचीत होती है, जो आप सब लोग बता रहे हैं, उससे लग रहा है जो बंगाली भद्र लोग है, बंगाल की अस्मिता को मानने जानने वाले लोग हैं, वो मोदी शाह की इन तमाम कारस्तानियों का जवाब अपने वोट से देने वाले हैं। नतीजे क्या होंगे हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल जो कुछ हो रहा है वो देश के लिए चिंता की बात है। जी सर। सर, उन्होंने जिस प्रकार से डीजीपी बदले, चीफ सेक्रेटरी बदले, डीएम बदले, सब अधिकारी, जैसे कि सब अधिकारी ममता बनर्जी के ही निष्ठावंत हैं, और आईएएस और आईपीएस पर तो उनका ही डंडा चलता है। इसी प्रकार से उन्होंने जैसे वो खेल करा है, आपने ठीक ही कहा, साम दाम दंड भेद, वो कैसे भी कोलकाता में अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं, और घुसपैठिया 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 करते हैं। घुसपैठिया का मतलब मैं तो ये समझता हूं कि मुसलमानों को टारगेट करना है। घुसपैठिया तो कोई वापस भेज नहीं सके जितना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भेजा था। उनके ही भाजपा की सरकार ने ही जो संसद में फिगर्स रखे हैं उस पर से साबित होता है। तो ये घुसपैठिए करके मुसलमानों, ये तो आपको लगता नहीं कि ये फिर से एक बार डिवाइड करने की कोशिश में हो? देखिए सर, पूरी तरह से सांप्रदायिक राजनीति का अखाड़ा बना दिया है पश्चिम बंगाल की राजनीति को मोदी शाह ने। और न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, घुसपैठिए, मस्जिद, काबा, नमाज, इसके सिवा बीजेपी के पास कुछ नहीं है सर। आप कल्पना करके देखिए सर, देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में जाकर कहता है कि यहां काबा नहीं बनने देंगे। सर कौन बना रहा है काबा वहां पर? मुसलमानों का सब, उनका ही बी टीम का आदमी है वो तो बाबरी साथ मिला हुआ है। 1,000 करोड़ रुपए उसने लिए हैं, ये साबित हो चुका है स्टिंग ऑपरेशन में। वो भी मस्जिद बना रहा था सर, काबा नहीं बना रहा। काबा दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। योगी जी कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में अब नमाज की आवाज सुनाई नहीं देती। कितनी ज्यादा घृणित राजनीति ये लोग कर रहे हैं सर, क्योंकि इनके पास सकारात्मक राजनीति के लिए, बताने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं है। और सर लोग इस तरह का तूमार बांधते हैं कि पश्चिम बंगाल में बहुत अपराध है, कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे खराब है। ये सब असल में बीजेपी और आरएसएस द्वारा बनाया हुआ एक नैरेटिव है। वरना एनसीआरबी का डाटा तो ये कहता है कि सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं जी। सबसे ज्यादा हत्याएं, सबसे ज्यादा बलात्कार, सारे अपराध उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। लेकिन आप किसी भी उत्तर भारतीय से इधर पूछेंगे, उसके दिमाग में ये भर दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में ममता के राज में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी तरह का राग अलापा था। ये सब सिर्फ इसलिए है कि बंगाल की सत्ता को हथियाना है। आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाइए, किसी को ऐतराज नहीं होगा सर। जैसे सब चुनाव लड़ते हैं वैसे आप लड़िए। सर हंगेरी में हो गया, हंगेरी में बिना कुछ हिंसा के हो गया। कहां पर? तानाशाह को हटाया। कहां पे सर? हंगेरी में। जी हंगेरी में हो गया सर, बिल्कुल। और दुनिया के तमाम देशों में इस तरह के सत्ता परिवर्तन हो ही रहे हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़िए, जीत कर आ जाइए। आप तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं, केंद्र में तीसरी बार आपकी सत्ता है। लेकिन वे किसी भी राज्य में गैर भाजपा सरकार नहीं चाहते, इसलिए ये सारे ठटकर्म करते हैं। लेकिन हम देखें, इतना सब करके भी
हम विश्व बिरादरी में कहाँ खड़े हैं, हम आगे इस पर बात करना चाहेंगे सर। एक तो आज पहलगाम की बरसी है, जी। उस घटना के बाद हमने क्या खोया क्या पाया, और इस वक्त दुनिया में हमारी क्या हैसियत है। जी सर। सर हाँ, वही उसी पर तो बात करना ही है, क्योंकि अभी जैसे ट्रम्प भी तो इस प्रकार से उल्टे सीधे निवेदन करते रहते हैं। यानी जब वार्ता के मेज पर जाना है तो मेरे ख्याल से संयम बरतना चाहिए। बिल्कुल। और वो जिस प्रकार से धमकियां दे रहे हैं, ईरान ने ठीक ही कहा है, उन्होंने वो इस्लामाबाद टॉक्स के लिए नहीं जाएंगे, इस प्रकार से नाकाबंदी करेंगे और ये करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आज आज जो समाचार आए हैं उसमें भारत आ रहा एक जहाज, अदानी के बंदरगाह पर आ रहा एक जहाज, उस पर कब्जा कर लिया है ईरान ने। जी ये भी तो आपने खबर वहां सुनी होगी शायद। बिल्कुल। हाँ, तो ये जहां पर मतलब युद्ध को शांत करने की बात है, वहां पर तो हमारी कोई भूमिका नहीं। और बुद्ध और महावीर और गांधी का देश है हम, ये आए दिन दुनिया में बताते रहे हैं। देखिए सर, हम विदेश नीति के मोर्चे पर बुरी तरह नाकाम रहे हैं। पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति को बच्चों का खेल बना रखा था। सिर्फ अपनी इंडिविजुअल इमेज के लिए, व्यक्तिगत छवि बनाने के लिए तमाम तरह के प्रोपेगेंडा परोसे गए। नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अमित शाह और अजित डोभाल कहते हैं कि मोदी से बिना पूछे दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं होता। उनके गले में दुनिया के 27-28 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का तमगा लटका हुआ है। वे कैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जरा पड़ताल करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी जो इजराइल में सम्मान लेकर आए हैं वो एक तरह से नकली सम्मान था। वो अवार्ड न तो इससे पहले किसी को दिया गया और भविष्य में भी शायद ही किसी को दिया जाए। बस एक तमगा बनवा के रिबन में डालकर उनके गले में डाल दिया गया, सर सिर्फ इसलिए कि इजराइल को 72 घंटे बाद लड़ाई छोड़नी थी। जी। बीच में कह दूं, हमारे एक गेस्ट ने ये भी कहा था कि इजराइल जाके मंगलसूत्र पहन के आए, क्या क्योंकि बात है। मंगलसूत्र पीछे से बांधा जाता है, जी इल्काब है ना वो आगे से उनको पहनाया जाता है। बिल्कुल सही बात। तो ये जो मंगलसूत्र पहनकर आए हैं वही तो 7 वचन निभा रहे हैं इजराइल के साथ, और इसका खामियाजा देश भुगत रहा है सर। सही बात। हमने इस वैश्विक संकट के समय जो स्टैंड लिया, भारत सरकार ने जिस तरह ईरान पर हमले को लेकर चुप्पी साध कर रखी, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला आज तक ईरान पर हमले को लेकर। वहां के सुप्रीम लीडर की हत्या पर, अली खमनई की मौत पर एक शब्द नहीं बोला। 168 बच्चियों को कत्ल कर दिया अमेरिका के हमले में, उस पर नहीं बोले। हिंद महासागर में ईरान का जहाज डुबो दिया अमेरिका ने, उस पर भारत सरकार नहीं बोली। तो आज हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि हमने अपने सदियों पुराने, सहस्त्र हजारों साल पुराने ईरान जैसे मित्र को खो दिया है। ये मेरे शब्द नहीं है, खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था इतिहास से भी पुरानी दोस्ती है ईरान और भारत की, और उससे आपने खो दिया। संकट के समय में अकेला छोड़ दिया, और किसके पाले में खड़े हो गए? इजराइल के पाले में, जो नरसंहार कर रहा है गजा में इतने सालों से, और इंटरनेशनल कोर्ट में वो अपराधी है। और अमेरिका के पाले में, और क्या हासिल हुआ अमेरिका से? अमेरिका रोज हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहा है, शर्तें थोप रहा है, ट्रेड डील अपनी मनमर्जी से करवा रहा है। रूस से तेल खरीदना है तो इससे इजाजत लेनी पड़ेगी, हमको गुहार लगानी पड़ रही है अमेरिका से। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने, उनके विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय ने हमारी जो परंपरागत विदेश नीति थी उसे छोड़ दिया है। वरना हम तो वो देश थे सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कोरिया युद्ध, सुएज नहर का संकट, लीबिया युद्ध, कितने ऐसे अंतरराष्ट्रीय संकट थे जिनमें भारत और भारत के प्रधानमंत्री की अहम भूमिका रही। हम तो सर, जो युद्ध बंदियों की अदला बदली होती है उसमें भी हम मुखिया थे इस कमीशन के, पंडित नेहरू के उस समय। जी। रूस ने व्लादिमीर नाबोकोव, या क्षमा कीजिए मैं उनका नाम भूल रहा हूं, डॉक्टर जिवागो उपन्यास के लेखक, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। रूस ने कह दिया, रूस की सरकार ने,
कि आप नोबेल पुरस्कार लेने नहीं जाएंगे, और देश निकाले का फरमान जारी कर दिया। सोल्जनिसिन, डॉक्टर जिवागो, नहीं सोल्जनिस्तन नहीं, मैं मैं भी एक भूल मिनट। रहा हूँ, मैं भी भूल जी, रहा हूँ। डॉक्टर जिवागो क्षमा उपन्यास था, रूस की जी, व्यवस्था हाँ, के बारे मैं में, भी भूल उसमें रहा काफी कुछ था। हूँ जी। लंदन में एक बैठक हुई जिसमें गुहार लगाई गई कि इतने बड़े साहित्यकार को देश निकाला न दिया जाए। उसके लिए एक कमेटी बनी सर, पंडित नेहरू से अनुरोध किया गया कि आप इसकी अध्यक्षता करें और रूस के राष्ट्रपति से बात करें। उस समय यूएसएसआर था। जी, उन्होंने बात की, न केवल उपन्यास के लेखक को देश निकाले से बचाया, उनको सजा से बचाया, बल्कि हमेशा के लिए रूस में रहने को उन्हें इजाजत दी गई। डॉक्टर जिवागो के लेखक का नाम है बोरिस पास्तरनाक। हाँ, पास्टरनाक, यस बोरिस यस पास्तरनाक जी, यस, वो जी जी। दिमाग से एकदम उतर गया वो। नहीं नहीं, मैं भी, जी क्योंकि मैं जी, सोल्जनिसिन के ख्याल जी में जी, था। हाँ, बोरिस वो भी बोरिस गलत था। पास्तरनाक। तो सर, हाँ, पंडित नेहरू एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके अनुरोध पर यूएसएसआर के राष्ट्रपति ने बोरिस पास्तरनाक के देश निकाले की सजा को खत्म कर दिया। इतना जरूर हुआ, उन्होंने कहा कि नोबेल पुरस्कार नहीं ग्रहण करेंगे, उतना ठीक है, पर देश निकाले की सजा निरस्त कराने का श्रेय पंडित नेहरू को है। सुएज नहर जी, के संकट में इतनी बड़ी भूमिका थी पंडित नेहरू की, पूरी दुनिया ने उसको माना। आज सर हमको कोई पूछ नहीं रहा, झूठे मुंह हमसे कोई बात नहीं कर रहा। क्या ईरान और अमेरिका के बीच इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, ऊर्जा का संकट है पूरी दुनिया में, भारत में भी इतना बड़ा संकट है, पलायन हो रहा है गुजरात से, लेकिन नरेंद्र मोदी चुनाव में व्यस्त है। उन्होंने देश मस्त है। को देश के हाल पर छोड़ दिया। न तो उन्हें दुनिया में भारत की के इकबाल की चिंता है, और न देश में इस वक्त जो आंतरिक संकट है। मणिपुर दोबारा जल रहा है सर, 3 साल से जी, अभी लगातार वहां हिंसा हो रही है। एक शब्द नहीं बोले नरेंद्र मोदी। और पिछले गए भी तीन नहीं। गए भी नहीं, पिछले 3 साल से मणिपुर जल रहा है। मोदी जी ने सिर्फ एक बार संसद के बाहर खड़े होकर मुश्किल से 5 सेकंड के एक वाक्य में मणिपुर शब्द का उच्चारण किया था, और वो भी दूसरे राज्यों के साथ में, इसके साथ में। जो कि लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों का जिक्र कर रहे थे वो। इसलिए तो इसके अलावा उन्होंने आज तक मणिपुर की चिंता नहीं की। सही तो बात। सर, वो जो कहावत है ना, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, यद्यपि सर कुछ जानकार इतिहासकार ये कहते हैं कि ये कहावत भी गलत है, क्योंकि जिस समय रोम के जलने की इत्तला मिली थी नीरो को, वो थोड़ा सा दूर था किसी दूसरे शहर में, वो फौरन वहां पहुंचा था और आग बुझाने और तमाम इंतजामात में उसने अग्रणी भूमिका अदा की थी। तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जिस वक्त मणिपुर जल रहा है, जिस वक्त लोग गैस की कतारों में लगे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाल मुड़ी खा रहे हैं। वाह। और अपने एसपीजी के वो जवान उसकी के हाथ में। सर, उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है कि वो एसपीजी का जवान है। तमाम सोशल चर्चा, मीडिया पर चल रही है बात, हम उसको हाँ, दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन वो कितना चर्चा प्रायोजित है। था, हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए सिर्फ 1 मिनट और लेंगे सर। जी जी। झालमुड़ी बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा में है देश में। तमाम भोंपू मीडिया के एंकर्स बता रहे हैं कि 100 मिलियन व्यूज हो गए हैं मोदी के झालमुड़ी वाले वीडियो पर, उस रील पर। सर, वो कितना प्रायोजित था इसका प्रमाण उस दुकान की सजावट स्वयं में है। सारे डिब्बे पैक भरे हुए हैं सर, लाई, मुरमुरे, चने, खट्टा मीठा नमकीन या जो भी कुछ उसमें है। किसी एक ग्राहक ने 50 ग्राम भी चने मुरमुरे नहीं खरीदे उससे पहले। चाक उनके चौबंद लिए पूरी सजाई होगी, उनके पूरी लिए ही दुकान। सजाई होगी। सर, सेट सेट सिनेमा और टीवी सीरियल में सेट सजाए जाते हैं, तो सेट बनाया गया था वो। यहाँ से फ्री कैमरामैन, हो जाएंगे तो बॉलीवुड में काम मिल जाएगा। बिल्कुल सर, दुकान के अंदर कैमरामैन मौजूद है। सर, प्रधानमंत्री की सुरक्षा ब्लू बुक के अंतर्गत चलती है। सही बात। एक एक चीज उसमें लिखी हुई है। प्रधानमंत्री खुद भी चाहे तो उसकी सुरक्षा के जिम्मेदार लोग उसे उल्लंघन नहीं करने दे सकते। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे सर, देहरादून एक बार गए हुए थे। वे चाहते थे जीप में निकलकर लोगों से मिलना, ऐसा कुछ था। उन्होंने कहा कि ये बैरिकेड हटवा दीजिए, मुझे तो ऐसे ही मिलना है लोगों से। एसपीजी ने मना कर दिया। एसपीजी का जो अधिकारी उस समय जिम्मेदार था, उसने कहा सर, ये आप नहीं तय करेंगे, आप हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सुरक्षा में है, इसलिए जो ब्लू बुक कह रहा है हम आपका सुरक्षा इंतजाम वही रखेंगे।
प्रधानमंत्री इस तरह किसी जगह नहीं जा सकता सर। एक एडवांस लाइजन टीम जाती है, पहले पीएम कहीं से गुजरता है तो उसके सारे इंतजाम होते हैं, कॉम्बिंग गश्त होती है, पूरे इलाके की सफाई होती है, बैरिकेड्स लगते हैं, कई राउंड की सुरक्षा होती है, सबसे क्लोज, फिर एक दूसरा रिंग राउंड, फिर तीसरा रिंग राउंड, फिर लोकल सुरक्षा, एनएसजी कमांडो, एसपीजी, फिर लोकल पुलिस। प्रधानमंत्री कहीं भी गाड़ी से उतर के ऐसे चला जाएगा, पूरी तरह प्रायोजित था सर वो। दूसरा सर, उसी दिन की एक और चीज पे ध्यान दिलाना चाहता हूं, बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर 3-4 ट्वीट किए थे। एक में लिखा कि मेरी स्पॉन्टेनियस मेरा रोड शो हो गया, मैं पुरुलिया में उतरा, अचानक अनायास मेरा रोड शो लोगों ने कर दिया। दूसरे में उन्होंने अंग्रेजी का एक और शब्द इस्तेमाल किया है, वो ट्वीट जो भी लिखता हो उसका अर्थ भी यह है आकस्मिक रूप से, अनायास, कुछ अजीब सा शब्द है, मैं उसका भूल रहा हूं क्या है। 3 ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि मेरे रोड शो हो गए, लोग सड़कों पर अचानक उतर आए मुझे देखने के लिए। मजे की बात यह है कि जिन वीडियोस, जिन दृश्य को उन्होंने अपने ट्विटर में डाला, उनमें बैरिकेड्स लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है सर। बैरिकेड क्या, उनकी गाड़ी क्या सायरन बजने के 2 मिनट बाद बैरिकेड लगा दिए गए, वहां गड़ गए बांस बल्ली। कमाल का काम करते हैं सर, कितना फर्जीवाड़ा इस देश में बर्दाश्त कर रहे हैं लोग। he is getting exposed day by day. तो एक भी जितने उन्होंने वो वीडियो डाले थे सर, उनका शब्द था इम्प्रॉम्प्टू। उनके 3 ट्वीट में लिखा हुआ है इम्प्रॉम्प्टू, मतलब उसका अर्थ भी यही है कि अचानक, बिना तैयारी के, बिना किसी पूर्व तैयारी के। तो सर ये 50 किलोमीटर तक बैरिकेड बिना तैयारी के गड़ गए थे, चप्पे चप्पे पर, हर पेड़ के आसपास, हर खंबे के पास पुलिस वाला दिखाई दे रहा है उसमें। और मोदी जी लिख रहे हैं कि मेरा रोड शो अचानक हो गया बिना पूर्व तैयारी के। सर कितना मूर्ख समझते हैं इस देश को ये लोग। लेकिन ये देश मूर्ख नहीं है सर, धीरे धीरे जाग रहा है, लोग चेत रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि मोदी शाह और भारतीय जनता पार्टी देश को झांसे में रखे हुए हैं। अब लोगों की नींद टूट रही है, हिंदू सचमुच में जाग रहा है सर अब। सर इसलिए तो हम आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए तो हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि तथ्य क्या है, सत्य क्या है। और हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप विदेश में हैं और आप समय निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।